हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। हम क्लास 6 की राजनीति पॉलिटी का चैप्टर 3 है, सरकार क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों में संबंधित हो सकते हैं। सड़कों और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ की दाम कैसे घटाएं, जहाँ वहाँ बिजली की आपूर्ति को कैसा बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीब की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, जो सरकार के प्रति करती हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों के शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित कराना है कि देश में कहीं नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्रकृति विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर आप कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। सरकार क्या होती है? जो सरकार होती है वो सरकार के प्रति कार्य करती है, और जब भी कोई लड़ाई वगैरह या कुछ भी होता है तो उसका कारण न्यायालय इसका कार्य देखती है। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह का काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और सीमा को रहने वाली लोगों को उन्हें लागू करती है। मतलब जो भी सरकार कार्य करती है वो सरकार के प्रति ही करती है। लेकिन उदाहरण के लिए उदाहरण दिया हुआ है कि संसाधन नियंत्रण से देश की सीमा सुरक्षा की जरूरत होती है, तो वो सुरक्षित महसूस कर सके तो सरकार लोगों के लिए सरकार कई तरह का काम करती है, जिससे नियम बनाती है और कानून बनाती है और उसको नियम का पालन कर सके और सीमाओं पर रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार के सारे इंतजाम कैसे करती है होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय सरकार स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले हैं, और राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान रखे, और जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे भी कक्षाओं में राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगे। आगे दिया है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानते होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो वह जेल की सजा काटनी पड़ती है, जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे सभी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि
उसके धर्म या उसकी जाति के कारण उसकी नौकरी में नहीं लिया गया है तो न्यायालय जा सकती है और दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। जब न्यायालय आदेश देगा तो यह कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को पालन करवाने यानी उनके बाध्य की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम में करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। इस बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय को उठाए गए कदमों पर आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिन्हें राजतंत्री सरकार कहते हैं, जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों को चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों को सफाई देनी पड़ती। जो राजतंत्र होता है वो राजा रानी, लोकतंत्र के समान राजतंत्र के राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। जो पहले के टाइम पर पुराने जमानों में राजतंत्र चलता था। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें हैं कि लोगों के पास अपने नेता की चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का एक शासन होता है जो लोगों द्वारा चुना गया होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने के लिए भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कहीं भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वे देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। मतलब अपने इलाकों में जब भी हम किसी को चुनते हैं तो जो नागरिक द्वारा वोट दिए जाते हैं तब एक प्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सारी औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों को सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों की वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर जोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है और वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। तो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मतलब पहले के समय पर वही लोग वोट दे सकते थे जो पढ़े लिखे होते थे, उनके पास पैसा होता था, धन संपत्ति होती थी। लेकिन इसके विरोध गांधी जी ने पत्रिका पे लिखा कि ऐसा मतलब जो भी वोट वगैरह देंगे वो सभी लोग देंगे, उनमें कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति दे या फिर अमीर व्यक्ति दे। इसमें ये रखा है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा में अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए कहे गए संघर्ष के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन
को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सेफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सेफ्रेज का मतलब होता है कि वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों को काम माने जाते थे। जब महिलाओं में विभिन्न प्रकार की काम और व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं को बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाओं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में शासन रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज़ सुनी जाए। इनके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे के जंजीरों में बांधना प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतें को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों का अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। मतलब औरतों ने भी जो औरतें होती थी उन्होंने भी महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस टाइम सारे पुरुष मतलब युद्ध कर रहे थे तो उसमें कुछ महिलाओं को ज़रूरत पड़ी तो उनको अपने काम के लिए बुलाया। तो उसी बेसिक को देखकर उन्होंने भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।